हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 7वां चैप्टर। इससे मैंने आपको बताया था कौशल के बारे में कि जो सूक्ष्म कौशल होता है ये क्या होता है। इसी तरीके से मैंने आपको और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि जो व्याख्या कौशल होता है ये क्या होता है, श्याम पट्टलेख कौशल ये सब क्या होता है, और श्याम पट्ट कौशल को मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है, कितनी स्वच्छता रखी जाती है और इसका उपयोग क्या होता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए और क्या करिए, रिवीजन भी करिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, मतलब जो क्लास है वो भी बिल्कुल क्रम से ही लेना है और नोट्स भी बनाना है और क्या करना है, साथ साथ रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि श्याम पट्ट के प्रयोग में सावधानियाँ, यानी जो श्याम पट्ट होता है तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कहा गया है कि श्याम पट्ट पर लिखा गया शुद्ध सरल व स्पष्ट लिखा हो। जो श्याम पट्ट है उस पर जो लेख लिखा जाता है वो कैसा हो, शुद्ध हो, सरल हो और स्पष्ट हो। क्योंकि जब शुद्ध होगा, सरल होगा और स्पष्ट होगा तो बच्चों को क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए क्या करना है, स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध हो और क्या हो, सरल हो। तीन चीज़ों के बारे में क्या करना है, ध्यान देना है। जब आप लोग क्लास में जाओगे, अगर लेख लिखोगे ब्लैक बोर्ड में तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मतलब श्याम पट्ट पर लिखा गया लेख कैसा हो, शुद्ध, सरल व स्पष्ट हो। अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्याम पट्ट पर अक्षर सुंदर हो और अच्छे बने हो। श्याम पट्ट पर लिखते समय लाइन सीधी हो तथा दो लाइनों के बीच अंतर होना चाहिए। क्या कहा गया है कि श्याम पट्ट पर जब लिखा जाए तो अक्षर कैसे हो, सुंदर हो और अच्छे बने हो, और श्याम पट्ट पर लिखते समय लाइनें सीधी भी हो तथा दो लाइनों के बीच क्या हो, थोड़ा अंतर हो, ताकि बच्चे क्या करे, समझ सके कि लाइन मतलब कैसी है, अलग अलग है, वो ये ना समझे कि ज्वाइंट है दोनों। इसलिए कहा गया है कि क्या हो, मतलब अच्छी तरीके से लिखा हो। फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि विज्ञान व भूगोल में चित्रों को बनाते समय रंगीन चाक का प्रयोग करना चाहिए। और जब फिगर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर अगर आप लोग फिगर बनाओ तो रंगीन चाक का उपयोग करो, जिससे बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि कौन सा, मतलब हर कलर से बनाओगे तो बच्चा चीज़ों को रिलेट कर पाएगा कि ये पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है। अगर सब एक जैसा कर दोगे तो मिक्सड हो जाएगा, तो शायद उतनी अच्छी तरीके से बच्चों को ना समझ में आए। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान व भूगोल के चित्रों को बनाते समय क्या करना है, रंगीन चाक का प्रयोग करना है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग जब पढ़ाने जाओगे तो ब्लैक बोर्ड में जब समझाओगे बच्चों को, लिखोगे तो किस तरीके से लिखना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सुदृढ़ीकरण कौशल। चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है, सुदृढ़ीकरण कौशल। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक द्वारा जो ज्ञान बच्चों को दिया जाता है उस समय वो चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। ठीक, क्या कहा गया है, कहा गया है कि अध्यापक द्वारा जो भी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है उस समय क्या होता है, बच्चे सीख जाते हैं, परंतु लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। इसलिए अध्यापक को ये बात याद रखनी चाहिए कि वे बच्चों को जो भी पढ़ाएं उसको अच्छे से और परिपक्व व मजबूत तरीके से सिखाएं। क्या कहा गया है कि मतलब जो भी टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन बच्चे क्या होता है, काफ़ी टाइम तक नहीं याद रख पाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए टीचर को पढ़ाते समय क्या ध्यान रखना है कि बच्चा परिपक्व यानी मैच्योर हो जाए अच्छे से और मजबूत तरीके से समझाए, जिससे क्या हो, बच्चा चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सके। ठीक, यही होता है सुदृढ़ीकरण कौशल का मतलब। अब चलिए जानते हैं सुदृढ़ीकरण कौशल की विधियों के बारे में। ये जो सुदृढ़ीकरण कौशल होता है तो इसकी विधियाँ क्या हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा गया है कि अध्यापक द्वारा बच्चों को दिए गए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने के लिए अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, अभ्यास, पुनरावृत्ति और गृह कार्य, जिससे क्या होगा, बच्चा चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएगा। अभ्यास जब बच्चा बार बार करेगा तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जब बार बार चीज़ों को क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक, इसके बाद गृह कार्य, होमवर्क टीचर जब देंगे बच्चों को, इन सब से क्या होगा, बच्चा चीज़ों को लंबे समय तक ध्यान रख पाएगा और भूलेगा भी नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि पाठ में शिक्षण कौशल का समन्वय या एकीकरण, ये क्या होता है, अब इनके बारे में जानते हैं। एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से
एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। ठीक, ये होता है। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है कि छात्र अध्यापक शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कई कौशलों का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को शिक्षण कौशल समन्वय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो छात्र अध्यापक होते हैं वो शिक्षण करते समय एक कौशल का प्रयोग न करके अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं? कई कौशलों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई मतलब इसे टॉपिक के अनुसार, मतलब जैसे पढ़ाना उनको कंटेंट, मान लीजिए कि उनको कोई चीज़ है जो फिगर के माध्यम से समझानी, तो फिर वो क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड में फिगर बनाएंगे, उसके थ्रू बताएंगे। बताते नहीं बताते हैं? किसी चीज़ में चार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर चार्ट के अनुसार पढ़ाते हैं। मतलब चार्ट में फिगर बना होगा, उस हिसाब से कोई चीज़ होगी जो खेल खेल में सिखा सकते हैं बच्चों को, तो करते हैं ना। मतलब कोई एक ही तो कौशल होता नहीं कि उसी के माध्यम से पढ़ाएं, वो तो जैसे टॉपिक होता है उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? हमारे शिक्षण कौशल समन्वय के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि उत्तर निष्कर्ष कौशल। तो चलिए जानते हैं कि जो उत्तर निष्कर्ष कौशल होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। बच्चे से सही उत्तर निकलवाना भी एक कला है। क्या कहा गया है? कि बच्चे से सही उत्तर निकलवाना भी क्या है? एक कला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न के उत्तर तो पता होता है, लेकिन बच्चा झिझक डर की वजह से उत्तर सही नहीं बता पाता। अध्यापक को बच्चों से उत्तर निकलवाना आना चाहिए। क्या कहा गया है? उत्तर निष्कर्ष कौशल का मतलब यही होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को मतलब आंसर तो पता होता है, लेकिन बच्चा क्या करता है? डरता है, उसके अंदर झिझक होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है। तो अध्यापक को बच्चों से उत्तर निकलवाना आना चाहिए कि मतलब किस तरीके से बच्चा डरे ना और क्या कर सके? क्वेश्चन के आंसर दे सके। तो वो एक आ गया कि बच्चों से सही उत्तर निकलवाना भी क्या है? एक कला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न के उत्तर तो पता होता है, लेकिन बच्चा झिझक डर की वजह से सही उत्तर नहीं बता पाता। अध्यापक को बच्चों से उत्तर निकलवाना आना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले को टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि बच्चों के उत्तर देने पर आधारित, क्या कह रहा है? टॉपिक कह रहा है बच्चों के उत्तर देने पर अध्यापक की भूमिका। चलिए जानते हैं कि बच्चा क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, लेकिन इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा गया है? कहा गया है कि अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब? बच्चे से क्वेश्चन पूछते समय। तो चलिए समझते हैं अब कि कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है कि बच्चों के गलत उत्तर देने पर भी अध्यापक को सहानुभूति रखनी चाहिए और सही उत्तर के लिए बच्चे से मतलब कहें। क्या कहा गया है? कहा गया है कि बच्चों के गलत उत्तर देने पर भी अध्यापक को क्या दिखाना चाहिए? सहानुभूति। सहानुभूति मतलब क्या होता है? कि बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। बच्चों को ऐसा फील ना हो कि हम मतलब कि कमज़ोर हैं और हम अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो टीचर को क्या करना है? सहानुभूति रखनी है। मतलब उसके बच्चे के साथ इस तरीके से बिहेवियर करना है कि बच्चे को डर ना हो, उससे ये लगे कि नहीं हम सीख जाएंगे, अभी नहीं दे पाए तो क्या हुआ, फिर आगे देंगे। मतलब उसे ये फीलिंग ना है बच्चे को नहीं हम दे ही ना पाएंगे। तो वही कहा गया है कि बच्चे के गलत उत्तर देने पर भी अध्यापक को सहानुभूति रखनी चाहिए और सही उत्तर के लिए बच्चे से कहें। ठीक, इसके बाद अब आगे तो हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को सही उत्तर बताने का समय देना चाहिए और टीचर को क्या करना चाहिए? थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चे को से उत्तर बताने के लिए। यानी कि क्वेश्चन पूछते देर नहीं, अगर आंसर नहीं बताया तो आगे बढ़ जाए, थोड़ा क्या करना है? टाइम भी देना है। ठीक, अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक के द्वारा बच्चों को उत्तर बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या कहा गया है? कि अध्यापक के द्वारा बच्चों को उत्तर बताने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक, अध्यापक के द्वारा बच्चों को उत्तर बताने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। यानी अध्यापक इस तरीके से बिहेव करे कि बच्चे क्या कर सके? क्वेश्चन के आंसर दे सके। ठीक, मतलब इस हिसाब से करना है अध्यापक को। अगला टॉपिक कह रहा है कि बच्चों को सही उत्तर न देने पर पीटना नहीं चाहिए, बल्कि सही उत्तर बताकर बार बार दोहराना चाहिए। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो अध्यापक को पीटना नहीं है, लेकिन क्या करना है? बार बार वही क्वेश्चन को मतलब पूछना है और आंसर बार बार बताना है, जिससे क्या हो बच्चा मतलब दोहराएगा बार बार तो उसको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक, इसके बारे में
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का आ रहा है पुनर्बलन कौशल, ठीक, इसको बोलते हैं रिइंफोर्समेंट स्किल। अब चलिए जानते हैं कि जो ये रिइंफोर्समेंट स्किल होती है ये क्या होती है, यानी पुनर्बलन कौशल, ये इसी को बोलते हैं रिइंफोर्समेंट स्किल। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पुनर्बलन या इसी को बोलते हैं आंतरिक बल, ठीक, इसको मतलब है क्या, ये पुनर्बलन कौशल है और पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, आंतरिक बल। तो चलिए जानते हैं आंतरिक बल के बारे में अब थोड़ा समझते हैं। कहा गया है कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया या पढ़ने में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए बच्चों को जो बल दिया जाता है, ठीक, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया या पढ़ने में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए बच्चों को जो बल दिया जाता है, मतलब क्या कहा गया है कि वह बल जो बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुनर्बलन कहते हैं, ठीक। पुनर्बलन समझ में आया कि क्या होता है, जो बल बच्चों को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है यानी मोटिवेट करता है, वही क्या होता है, वही पुनर्बलन होता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा गया है कि पुनर्बलन में व्यक्ति अगर अच्छा या वांछित व्यवहार करता है तो उसे दोहराया जाता है। वांछित मतलब क्या होता है, अच्छा, ठीक। तो वही कहा गया है कि पुनर्बलन में व्यक्ति अगर अच्छा यानी वांछित व्यवहार करता है तो उसे दोहराया जाता है, बल्कि अगर गलत या अवांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार को दूर किया जाता है। आप लोग खुद देखो ना कि मान लीजिए कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप लोग क्या करोगे, उससे बार बार कहने को कहोगे, लेकिन अगर वही कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे, उसके व्यवहार को बदलोगे कि नहीं बदलोगे। क्लास में होता है, कई सारे बच्चे होते हैं, क्या सबका व्यवहार सेम होता है कि नहीं होता है, कोई अच्छे तरीके से बात करता है तो कोई नहीं करता है। तो आप लोग क्या करते हो, जो लोग अच्छे तरीके से नहीं करना है तो उनको आप लोग सिखाओगे कि क्या करो, अच्छे तरीके से बातचीत करो छोटे बच्चों को। तो एक आ गया है कि पुनर्बलन में व्यक्ति अगर अच्छा है यानी वांछित व्यवहार करता है तो उसे दोहराया जाएगा, लेकिन अगर वही गलत व्यवहार करता है यानी अवांछित व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि पुनर्बलन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक, ये इसका क्या उद्देश्य है, छात्रों के उत्तर संशोधित करने के लिए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए और बच्चों में प्रश्न पूछने के लिए रुचि उत्पन्न करना, ये क्या है, ये पुनर्बलन का उद्देश्य है, ठीक, कि मतलब छात्रों को प्रोत्साहित करना है कि मतलब छात्र क्या कर सके, अपने कार्य को अच्छे से कर सके और छात्रों के उत्तर संशोधित करने के लिए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए और बच्चों में प्रश्न पूछने के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए, ठीक, ये सब क्या है, ये पुनर्बलन का उद्देश्य है। अब पुनर्बलन का प्रकार के बारे में जानते हैं कि जो पुनर्बलन होता है तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला कह रहा है धनात्मक या सकारात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक या नकारात्मक, ठीक। पुनर्बलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धनात्मक या सकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये सब क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, डीप में समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्या करिए, अगर टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, चीज़ों को बिल्कुल मतलब क्लास है तो उनको क्रम से लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, क्योंकि अगर आप लोग क्रम से नहीं लोगे तो फिर आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि हर एक क्लास को क्या करिए, क्रम से लीजिए, तक क्योंकि अगर क्रम से लोगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेनी है, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से बनाना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।